हम इंग्लिश बोलते टाइम क्यों फ्रीज हो जाते हैं, क्यों हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है और हम डरने लगते हैं? क्या इस मोमेंट को हम एक बार साथ में जी कर देखें कि होता क्या है, और उसके बाद अनलॉक करेंगे 100 कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपको भाषा के और करीब लेकर जाएंगे, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को आपकी इम्प्रूव करेंगे। तो खैर हुआ कुछ ये कि समैंथा का था ऑफिस का पहला दिन। समैंथा लंच करने के बाद अपने कैबिन की तरफ जा रही थी, और जब रास्ते में वो जा रही थी तो सोच रही थी कि कैबिन में एंटर करने से पहले मैं अपने कोलीग से पूछूंगी कि मेरे पीछे से कोई आया था क्या कैबिन में किसी काम के लिए। अब 4 सेकंड बचे हैं, समैंथा को इंग्लिश बोलनी है और उनके पास 4 सेकंड हैं ट्रांसलेट करने के लिए। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि कोई आया था, पास्ट टाइम, डिड एनीबडी कम, ठीक है, मेरे पीछे से की इंग्लिश फ्रॉम माय, पीछे की इंग्लिश बिहाइंड होती है ना, राइट, सो डिड एनीबडी कम फ्रॉम माय बिहाइंड। ये फटाफट से सेंटेंस समैंथा ने अपने दिमाग में एकदम से ऐसे रजिस्टर किया। माइंड ने कहा गलत लग रहा है अपने रिस्क पर बोलना, मुझे तो इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब समैंथा को डर भी लग रहा है पर उसको बोलना भी है क्योंकि उसका पहला दिन है और उसको एक इंप्रेशन जमाना है सबके ऊपर कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और वो बेचारी पढ़ भी रही है। समैंथा गई और एकदम से टाइम आया और समैंथा ने बोला, कुछ नहीं बोली, फिर डर गई इंग्लिश लैंग्वेज से, चुपचाप अपने कैबिन में गई और सोचने लगी यार मैं क्यों नहीं बोल पाती हूँ इंग्लिश, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। उसने फ़ोन मिलाया मुझे, ओशन इंग्लिश एकेडमी, हाँ जी बोल रहे हैं। मैं इंग्लिश लिख लेती हूँ, देखो है ना, मैंने पढ़ी भी है, मुझे ग्रामर सब आती है, पर बोलते समय मेरे को डर लगता है, हेजिटेशन होती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है स्पीकिंग का, बाकी सब मुझे आता है। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या समैंथा के साथ? क्या प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें डर लगता है इंग्लिश से? वीडियो को पॉज करें और सोचें पूरी सिचुएशन को, क्योंकि हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी हो रहा हो और फ्यूचर में ना हो, इसीलिए उसके सॉल्यूशन की बात करनी है। वेल, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा मानना ये है कि ये कुछ ऐसा ही नहीं है कि हम अपने घर में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो हमने खरीदा ही नहीं है। समैंथा अपने दिमाग में कुछ ऐसा ढूंढना चाह रही थी जो उसने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, लिखा नहीं, देखा नहीं, माइंड में इंफॉर्मेशन इंस्टॉल नहीं करी, और अपने आप को और अपने माइंड को बिना बात टॉर्चर कर रही है कि इसको इंग्लिश में बोल। नहीं बाबा, ऐसे नहीं होता ना। सिंपल लैंग्वेज सीखने के 2 प्रोसेस हैं, अच्छे से ज़्यादा पढ़ते रहो और साथ के साथ उसको बोलते रहो। जिस सेंटेंस की इंग्लिश नहीं समझ आ रही है उसको नोटबुक में या कमेंट सेक्शन में आकर लिख दिया करो, धीरे धीरे एक्सपैंड करो अपनी नॉलेज को। अब दूसरी चीज़ क्या है, देखो ग्रामर हमने इस पूरे स्पोकन इंग्लिश कोर्स में अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ी है, पर प्रॉब्लम क्या है, हर चीज़ की ना ट्रांसलेशन नहीं होती है। इंग्लिश अपने आप में एक बहुत प्यारी लैंग्वेज है, हिंदी अपने आप में बहुत प्यारी लैंग्वेज है। हम क्यों सोचते हैं कि ग्रामर के रूल पढ़े तो सारी की सारी हिंदी से ही इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे? होता क्या है, जो भी चीज़ आप हिंदी में बोलते हो इंग्लिश में उसका एक अलग वर्जन है, इंग्लिश में उसको बोलने का एक अलग तरीका है, या जिस तरह हम हिंदी बोलते हैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि आप शब्द से शब्द ट्रांसलेट ना करें। पीछे से कोई आया, कम फ्रॉम बिहाइंड, एग्जैक्ट हिंदी क्या है, क्या मेरी अनुपस्थिति में कोई आया था, शुद्ध हिंदी ये है जो बहुत खूबसूरत है, पर हमने उसको थोड़ा बिगाड़ दिया है, यू नो, वर्नाक्युलर टर्म बोलते हैं, लोकल भाषा के हिसाब से हम कहते हैं मेरे पीछे से कोई आया था क्या। यहाँ पे आती है दिक्कत जब हम शब्द से शब्द ट्रांसलेट करते हैं। अब जैसे मान लो आपको कहना है पंखा चल रहा है और मैंने इंग्लिश बनाई द फैन इज वर्किंग, ये प्रॉब्लम क्या है, पंखा नहीं चल रहा है, पंखा चालू है, और इंग्लिश आएगी द फैन इज ऑन। तो आप जब भी इंग्लिश बोलने लगें या बनाने लगें, अपने हिंदी सेंटेंस को थोड़ा सा फिर से रीफ्रेम करके ये सोचें कि यार मैं बोलना क्या चाहता हूँ। हो सकता है हमेशा एग्जैक्ट सेंटेंस ना मिले, इधर उधर घुमा फिरा के कुछ बोलकर सेंटेंस को सही करने की कोशिश करें। यही हम कवर करेंगे अपने आज के स्पोकन इंग्लिश कोर्स के 44th डे में। मेरा नाम है विद्युषी, ये वीडियो आपको प्रेजेंट करी है ओशन इंग्लिश एकेडमी ने, और आज सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा है, ट्रांसलेशन नहीं करनी है, ये समझना है कि इंग्लिश एक अलग भाषा है और हिंदी एक अलग भाषा है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आप गेस करना चाहेंगे? वेल, इसकी इंग्लिश है डिड एनीबडी कम, कहाँ पे, मेरी अनुपस्थिति में, ओके, इन माई एब्सेंस, डिड एनीबडी कम इन माई एब्सेंस। अब मैं अगर समझता हूँ तो मैं कहूँगी डिड एनीबडी कम इन माई एब्सेंस, नॉलेज गिव्स यू
पावर, पीपल, नॉलेज आपको पावर देगी बोलने के लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। ये इसको अपने कॉन्फिडेंस पर, ईगो पर मत लेकर आओ। छोटी सी भाषा है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी बहुत अच्छा आप बोलने लगोगे। मैंने भी तो ऐसे ही सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है ये काम हो गया क्या, और उसने आंसर दिया हाँ मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। ये काम हो गया क्या, देखो काम खुद नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर की हेल्प ली हमने। काम हो गया क्या, पैसिव वॉइस, कोई ना कोई तो काम कर रहा था, तो काम हो गया क्या, उस डूअर का जिक्र नहीं है, इसीलिए पैसिव वॉइस में बना है। इज द वर्क डन, इज दिस वर्क कंप्लीटेड, इज दिस वर्क फिनिश्ड। आप इसको इट भी कह सकते हो, जैसे मैंने आपको कुछ फाइल वर्क दिया और मैं कहूँगी ओके इज इट डन, इज द वर्क डन, और आपने कहा आई एम ऑन इट। आई एम ऑन इट का मतलब होता है कि मैं इसी के ऊपर तो काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। आई एम ऑन इट मतलब मैंने शुरू कर दिया है इसके ऊपर काम और मैं कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आपके ऑफिस में आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि ये काम कर लेना, तो आप कह सकते हैं श्योर आई एम ऑन इट। आई एम ऑन इट मतलब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अब आई एम ऑन इट को अगर कोई अमेरिकन हिंदी पढ़ना चाहेगा तो वो कहेगा आई एम ऑन इट। वो इसको बोलेगा, जैसे मैं बॉस हूँ और मैंने कहा जैक यू हैव टू मेक श्योर टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर द डे एंड्स, दिन खत्म होने से पहले ये काम कर लेना। और जैक ने कहा हिंदी में हाँ मैं इसके ऊपर हूँ, आई एम ऑन इट, हाँ मैं इसके ऊपर हूँ। समझ रहे हैं आप, हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में ना फंसे। हिंदी वर्जन अलग है, इंग्लिश वर्जन अलग है। इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो इंग्लिश वर्जन्स के ऊपर एक्सप्लोर करें, ना कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के गेम में फंस के आप परेशान हो। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना बेहतर आपकी इंग्लिश, या अगर आप हिंदी सीख रहे हैं, अमेरिकन है, तो हिंदी हो जाएगी। या ओके, उसकी बातों में मत आना। अब इसकी इंग्लिश कुछ ऐसे नहीं बनेगी, डू नॉट कम इन हिज टॉक, डू नॉट कम इन हिज टॉक। नहीं बाबा, गलत है ना। बात क्या है कि उसकी बातों में आना मत, उसकी बातों में मत आना मतलब वो जो कह रहा है ना उस बात पर यकीन मत मानना, उसके जो शब्द है उस पर यकीन मत मानना। इसके लिए एक इंग्लिश में अलग फ्रेज है, जब तक वो नहीं पढ़ा दिमाग का कचुम्बर निकालने से कुछ नहीं मिलेगा, दिमाग को टॉर्चर करने से कुछ नहीं मिलेगा। दिमाग को नर्चर करो, नरिश करो ऐसे प्यारे प्यारे सेंटेंसेस से, और इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड्स, डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड्स मतलब कि वो जो कह रहा है ना उस बात को ऐसे ही मत मान लेना कि वो सही कह रहा होगा। डू नॉट टेक हिम कैसे, एट हिज वर्ड्स। ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना, एक्सप्रेशंस हैं, फ्रेजेस हैं, ऐसे के ऐसे ही याद करो। धीरे धीरे आपका माइंड का जो मसल मेमोरी है वो बिल्ड होने लगेगा, ये पैटर्न्स आपके दिमाग में सेव होने लगेंगे और आप देखेंगे कि सब कुछ नेचुरली ही बाहर आ रहा है। जब भी कोई इंग्लिश बोलता है तो मेरी जुबान बंद हो जाती है। अब अगर एग्जैक्ट हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, तो आप क्या कहोगे, इफ समबडी स्पीक्स टू मी इन इंग्लिश माई टंग क्लोजेस। यार जुबान बंद नहीं हो सकती, ये बस हिंदी में हो सकती है कि मेरी जुबान पर ताला लग जाता है। समवन पुट्स अ लॉक ऑन माई टंग। यहाँ पे दिक्कत है जब हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करने लगते हैं। बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है और इंग्लिश के एक्सप्रेशन सीखने हैं, और इसके लिए एक बहुत सुंदर एक्सप्रेशन है, टू बिकम टंग टाइड। टंग टाइड मतलब ऐसे जुबान घूम के ऐसे ताला लग गया है ना, हिंदी में ताला, इंग्लिश में टंग टाइड। सो वेन एवर समवन स्पीक्स इन इंग्लिश विद मी, वेन एवर मतलब जब भी समवन स्पीक्स इन इंग्लिश विद मी क्या होता है, आई गेट टंग टाइड। गेट मतलब हो जाता हूँ, आप बिकम भी कह सकते हैं, आई बिकम टंग टाइड। अब एक बार साथ में बोलकर देखें, वेन एवर समवन स्पीक्स कैसे इन इंग्लिश विद मी, क्या होता है आपके साथ, आई बिकम टंग टाइड। ऐसा होता है, नहीं होता ना? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि जब से आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो क्या आपकी इंग्लिश बोलने की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आप लोग बताते हो ना, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो सेंटेंस है, देखो ब्रेक कैसे करना है, वेन एवर समवन स्पीक्स इन इंग्लिश विद मी, कॉमा। जैसे ही जुबान, जब बोलते समय आपने एक स्वीट पॉज लिया, इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कॉमा बोलते हैं, तो कॉमा ज़रूर लगाएं। I get tongue tied. So do you get tongue tied if anybody speaks in English with you? Oh well, you should not, because you have been learning English for quite a long time with me. पीछे जाके ध्यान से सुनोगे ना तो मैंने जो भारी इंग्लिश बोली है एक्सेंट में, उसमें कुछ वर्ड्स नहीं है, बस ग्रामर की हेल्प से और छोटे बहुत एक्सप्रेशंस पढ़कर बोली है। बस आपको यही सीखना है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस सेंटेंस को बनाएं कि अगर मेरे से कोई, अगर मैं किसी से इंग्लिश में बात करता हूँ तो उन लोगों की ज़ुबान पर ताला लग जाता है,
पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसा बोलेंगे वैसा होगा। कोशिश करें कि अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो दूसरे बंदे की ज़ुबान पर ताला लग जाता है। आप इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली बोल भी सकते हैं। मैं लंच के बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ। इंग्लिश, आई टेक सम टाइम रेस्ट, आई टेक सम रेस्ट आफ्टर लंच। ठीक है, यहाँ पे चल जाएगा काम चलाओ, पर इंग्लिश में थोड़ी देर आराम करना दोपहर में, उसको इंग्लिश में नैप बोलते हैं। सो आई अक्सर की इंग्लिश आई यूजुअली टेक अ पावर नैप और अ नैप आफ्टर लंच। कब लेते हो आप? लंच के बाद। तो आई यूजुअली क्या करते हो? टेक लेता हूँ, क्या लेते हो? अ पावर नैप। कब लेते हो? आफ्टर लंच। सेंटेंस को ब्रेक कर करके पढ़ो। अब आप बोलो क्या करते हो आप? मैं करता हूँ, आई यूजुअली टेक, लेता हूँ, क्या लेते हो? आई यूजुअली टेक अ पावर नैप आफ्टर लंच। आई यूजुअली टेक अ पावर नैप आफ्टर लंच। ओके, इसकी स्पेलिंग क्या है? आप क्लास में हो या किसी से उसका नेम या एड्रेस पूछ रहे हैं और उन्होंने कोई ऐसा वर्ड बोला जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं आती, तो आप उनसे कह सकते हैं हाउ डू यू स्पेल इट? आप इसे कैसे स्पेल करते हो? हाउ डू यू स्पेल इट प्लीज़? हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड? जैसे मैंने अपना लास्ट नेम बताया जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था आपको समझने के लिए, तो आप कह सकते हो हाउ डू यू स्पेल योर लास्ट नेम प्लीज़? हाउ डू यू करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाउ डू यू स्पेल क्या योर लास्ट नेम प्लीज़? अब आप बताओ, अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग पूछना है तो आप कैसे पूछोगे कि इस शब्द का मीनिंग क्या है? देखते हैं, आप कर सकते हैं 7 सेंटेंस। जोर से बोलो या फिर प्यार से बोलो। जोर से बोलो, जय माता की, तो जोर से बोलो। आप इसमें कह सकते हैं स्पीक लाउडली, पर लाउडली का मतलब होता है एग्जैक्टली चीख चीख के बोलो, है ना, तो ये गलत हो गया। आप सिंपल कहें स्पीक अप, कुड यू प्लीज स्पीक अप? फ़ोन पर बात कर रहे हो, दूसरे की आवाज़ आ ही नहीं रही है, कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, समझ ही नहीं आ रहा है दूसरा बंदा क्या कह रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कुड यू प्लीज़ स्पीक अप, कुड यू प्लीज़ स्पीक अप। छोटा बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है अपने बड़े भाई के साथ, तो आप कह सकते हो प्लीज़ स्पीक जेंटली, स्पीक नाइसली, स्पीक जेंटली और स्पीक नाइसली, स्पीक सॉफ्टली। और अगर आप कहते हो प्राउड से बोलो तो क्या कहोगे? प्राउड से बोलो। बताओ कमेंट सेक्शन में। 8 सेंटेंस। मैं सीढ़ी से गिर गया, मैं सीढ़ी से गिर गया। आई फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, आई फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है से। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि आप सीढ़ी से नीचे गिरे हो, तो यहां पर आना चाहिए आई फेल डाउन द स्टेयर्स, आई फेल डाउन द स्टेयर्स। यहाँ पे फ्रॉम की जरूरत नहीं है क्योंकि सीढ़ी से आप ऐसे थोड़ी कूद गए हो ना, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए हो, आप एक जगह से नीचे आए हो वैसे, मतलब आप नहीं कोई और। तो इंग्लिश होगी आई फेल डाउन द स्टेयर्स, आई फेल डाउन द स्टेयर्स। मेरे हाथ में चोट लग गई है इसलिए ऑफिस नहीं आऊँगा। आई ब्रोक माई आर्म, आई ब्रोक माई लेग, और आई हैव, अच्छा ब्रोक मतलब लगता है कि यार थोड़ा सा ज़्यादा ही चोट लग गई है, तो अगर छुट्टी चाहिए तो आप कह सकते हो आई हैव हर्ट माई आर्म। यहाँ पर लिखा है आई हैव हर्ट माई आर्म, मतलब चोट लग गई है, ऐसा टूटा बूटा नहीं है, बट सर एक्चुअली I fell down the stairs and I have hurt my arm, so I'll not be able to come to office today. अब आप बताओ, जैक कुर्सी से गिर गया। ये मैंने लाइव सेशन में भी पूछा था। Let's see if you still remember it. जैक कुर्सी से गिर गया है। ये किसी को नहीं बताना, don't tell it to anyone। यहाँ पर it रेफर कर रहा है इस बात को कि ये बात किसी को मत बताना। do not tell it to anyone। अगर आप कहोगे do not tell this talk to anyone, फिर से वही हिंदी वाली बीमारी, तो आप सिंपल कहोगे do not tell it to anyone। ओके, नाउ ये पता चल रहा है क्या? ये पता चल रहा है क्या? मान लेते हैं कि मेरी यहाँ पर टॉप पर ऐसे कुछ स्क्रैच लगा हुआ है, थोड़ा सा टोन है, फटा हुआ है, और मैं पूछ रही हूँ कि मैं इसे बालों से ढक लूँगी, देखना पता चल रहा है क्या? या कभी कुछ सब्जी का दाग लग जाता है तो आप पूछते हो ना, देखना ये दिख रहा है क्या, पता चल रहा है क्या? ना पता चल रहा है क्या हिंदी ट्रांसलेशन में उलझ गए तो कभी इंग्लिश नहीं बनेगी। दिमाग में सही सेंटेंस डालो, और सेंटेंस है इज इट नोटिसेबल, क्या ये नोटिस करने के लायक है, मतलब क्या ये नोटिस हो रहा है, ये दिख सकता है क्या किसी को?
इज़ इट नोटिसेबल? इट क्या है? जो भी आप कपड़ा दिखा रहे हो कि इट इज़ लिटिल टोन और मे बी द स्टिचेस आर कमिंग आउट, धागे बाहर निकल रहे हैं या स्ट्रेन है, आप उसको रेफर कर रहे हो कि देखना दिख रहा है क्या? इज़ इट नोटिसेबल? इज़ इट नोटिसेबल? क्या दिख रहा है, इसीलिए इज पहले आया है। ये हमें समझाया था हमारी अब तक की सारी ग्रामर की वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी पढ़ना शुरू कर दो। इट इज़ नेवर टू लेट। सब कुछ है पूरे कोर्स में। ये कोर्स इतना पावरफुल है कि किसी को भी इंग्लिश बोलना सिखा सकता है अगर वो मेहनत से मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करता है। बीच में मत बोलो, डू नॉट स्पीक बीच में की इंग्लिश आ गई इन बिटवीन। Don't speak in between. Please do not speak in between. Please make sure you are making your notes simultaneously. Do not miss on even a single sentence. बहुत ही प्यारे sentences हैं, लिखते रहिएगा। मेरे जूते घिस गए हैं, मेरे जूते worn out हो गए हैं। wear out होता है कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा उसको घिस दिया है, पहन पहन के ख़राब हो गया है, घिस गया है, तो उसकी फ्रेजल वर्ब है, इंग्लिश है wear out। और यहाँ पर है कि किसने घिसे हैं ये नहीं बताया, इसीलिए पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, तो इंग्लिश आ गई माई शूज़ आर worn out। खुद से तो नहीं घिस घिस के आधे हो गए ना, हम ही ने पहन पहन के उनको फाड़ दिया है या घिस दिया है, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस है माई शूज़ आर worn out। ओके 13, वो खाने में बहुत नखरे करता है, वो खाने में बहुत नखरे करता है। ही डज अ लॉट ऑफ नखरा इन ईटिंग। फिर से फंस गए, हिंदी में सोचा तो इंग्लिश में आप कहोगे ही इज़ अ पिकी ईटर। पिकी ईटर मतलब बहुत ही चूजी है, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, इस टाइम खाऊंगा। ही इज़ अ पिकी ईटर मीन्स ही इज़ वेरी चूजी कि यार ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, तो ही इज़ अ पिकी ईटर। ही इज़ अ पिकी ईटर। 14 सेंटेंस, उसको कपड़ों में बहुत नखरे हैं। शी हैज़ अ लॉट ऑफ नखरा इन कपड़े। क्या होगा खुद सोचो, पिकी से ही बनेगा। शी इज़ वेरी पिकी अबाउट हर क्लोथ्स। वो बहुत ही चूजी है अपने कपड़ों के सिलेक्शन में कि ये पहनूंगी, ये नहीं पहनूंगी, तो शी इज़ वेरी क्या है, शी इज़ वेरी क्या है, पिकी। शी इज़ वेरी पिकी अबाउट हर क्लोथ्स। 15 सेंटेंस, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। आप कभी भी बोलते हो ना कभी कभी, अरे मैं ना ऐसी नहीं हूँ, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं हूँ। इंग्लिश में इसके लिए एक नया वर्ड है कि मैं बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं हूँ, या फिर आप इसको पिकी वर्ड से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आई एम नॉट दैट पिकी, आई एम नॉट दैट पिकी, आई एम नॉट दैट सेलेक्टिव कि ये ही चाहिए, मुझे सब कुछ चलेगा। आप कहोगे यहाँ सोना है, मैं यहाँ सो जाऊँगी, कहोगे ये पहनना है, ठीक है, आई एम नॉट दैट पिकी। एक ही वर्ड से हमने 3 तरह के सेंटेंसेस बनाए और ये हमारे माइंड में सेव हो गए। अब जब सिचुएशन आएगी तो भागेगी इंग्लिश, मुंह से खुद निकल कर बाहर आ जाएगी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, बस थोड़ी सी नॉलेज और लानी है। उसने पीछे से अटैक करा। किसने? मे बी एक डॉग था और उसने एकदम पीछे से आकर अटैक कर दिया, तो यहाँ पर आएगा बिहाइंड। ही अटैक्ड, कहाँ से? पीछे से। ही अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड। 16th, ध्यान से, दिस इज सिंपल, बी केयरफुल। सर बचाकर या हाथ बचाकर, इसके लिए आपने बहुत जगह साइन बोर्ड्स पर भी लिखा हुआ देखा होगा। सेंटेंस होता है वॉच आउट योर हेड या वॉच आउट योर स्टेप्स, मतलब कदम ध्यान से रखना क्योंकि शायद सड़क खराब है या गड्ढा है, तो वॉच आउट योर स्टेप्स, वॉच आउट योर हेड मतलब संभाल कर। वॉच आउट ऐसे भी आप बोलते हो, वॉच आउट। वॉच आउट मतलब अरे संभल कर, जैसे कुछ आग जल रही है और आप वहीं पर ऐसे डांस कर रहे हो तो होंगे वॉच आउट मैन, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर प्लेइंग अराउंड द फायर, क्यों आग के आसपास ऐसे खेल रहे हो, सो वॉच आउट। अब जब आपने सही ग्रामर सीख ली है, ऐसे ऐसे इंग्लिश भी सीखने लगे हो, एक्सप्रेशंस, अब तीसरी चीज़ आती है स्पीकिंग वॉइस बिल्ड करने की, कि बोलने का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब आप बार बार बोलोगे वॉच आउट योर हेड। जैसे सीढ़ियों के नीचे जाना है और ऐसे झुक कर जाना है तो उस पर लिखा होता है वॉच आउट योर हेड। 19, मेरे पास आपसे झक मारने का बिल्कुल टाइम नहीं, आई हैव नो टाइम टू मारू झक विद यू। हिंदी वाली इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या कहोगे? आई हैव नो टाइम टू आर्ग्यू विद यू। झक मारना मतलब आर्ग्यूमेंट करना, आई हैव नो टाइम टू आर्ग्यू विद यू। 20th, मेरे पूरे हाथ को मच्छरों ने खा लिया है, मतलब मेरे पूरे हाथ पर मच्छरों के बाइट करने के निशान आ गए हैं। तो आई हैव गॉट मस्किटो बाइट्स, कहाँ पर? पूरे हाथ पर, ऑल ओवर माई आर्म। ऑल ओवर मतलब पूरा, ऑल ओवर कहाँ पर? ऑल ओवर माई आर्म। सो आई हैव गॉट मस्किटो बाइट्स
ऑल ओवर माई आर्म्स। अब अगर आप कहते मच्छरों ने खा लिया है, मस्किटोज हैव बाइटन मी ऑल ओवर, ठीक है चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। पर एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि आई हैव गॉट मस्किटो बाइट्स ऑल ओवर माई आर्म्स। 21 भी कह सकते हैं, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यू शुड शो अ डॉक्टर भी ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा आप वर्ड यूज करें कंसल्ट। यू मस्ट मतलब बिल्कुल जाओ डॉक्टर को दिखाओ। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। 22वां सेंटेंस, मुझे नहीं लगता तुम उसे जानते हो। मुझे नहीं लगता तुम उसे जानते हो। आई डोंट थिंक यू नो हिम। बिल्कुल सही है, 100% चलेगा, पर थोड़ा सा लेवल अप करना है तो आप आई थिंक की जगह आई सपोज यूज कर सकते हो। आई डोंट सपोज, आई सपोज इज इक्वल टू आई थिंक। तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट सपोज यू नो हिम। आई डोंट सपोज, मुझे नहीं लगता यू नो हिम। 23, क्या आपको पता होगा कि जैक कहाँ होगा इस टाइम? अब देखो डू यू नो तो हम बचपन से ही बोल रहे हैं, जब हमें कुछ नहीं आता था तब हमें डू यू नो बोलना आता था, पर डू यू नो को एक नए तरीके से आप बोल सकते हो और वो है वुड यू हैपन टू नो। क्या आपको पता होगा, मतलब आप डू यू नो है मतलब थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम्हें पता है क्या, पर यहाँ पर थोड़ा हम्बल है। वुड यू हैपन टू नो कि क्या आपको पता होगा, ऐसा होगा कि आपको पता हो। वुड यू हैपन टू नो वेयर इज जैक। सो प्लीज़ एक बार बोलें और रिपीट करें, जब तक ये नेचुरली ज़ुबान से एकदम स्लिप होने चाहिए सेंटेंसेस, तब तक प्रैक्टिस करनी है। वुड यू हैपन टू नो इफ़ यहाँ पे कोई आसपास लाइब्रेरी हो। वुड यू हैपन टू नो इफ़ हियर इज़ एनी लाइब्रेरी नियर बाय। वुड यू हैपन टू नो वेयर इज़ समैंथा राइट नाउ। वुड यू हैपन टू नो सर कितने बजे फ्री हो जाएंगे। करें, ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। उसका दिमाग बदलता रहता है। ही keeps चेंजिंग हिज माइंड भी ठीक है, उसका दिमाग बदलता रहता है, पर एग्जैक्टली आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो। और इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत प्यारा वर्ड है फिकल माइंडेड। वो क्या है? वो फिकल माइंडेड है। कभी कहता है ये करूँगा, कभी कहता है वो करूँगा, कभी कहता है ऐसे करूँगा, पर चेंज करता रहता है अपना माइंड। सो ही इज़ वॉट? ही इज़ सो फिकल माइंडेड। फिकल होती है ना, लाइट भी ऐसे फिकल करती है, जलती बुझती है, तो ही इज़ सो फिकल माइंडेड। ही इज़ सो फिकल माइंडेड। 25th सेंटेंस, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। ये इजी है, आप बनाएंगे। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। ज़्यादा, आई डोंट नो मोर अबाउट इट। आई डोंट नो मच अबाउट इट। मच और मोर में क्या डिफरेंस है, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाएंगे अगर आप कहेंगे तो। पर पहले मॉडल वर्ब्स एज आई हैड मेड अ प्रॉमिस, तो इसके बाद की जो वीडियोज़ आएंगी वो मॉडल वर्ब्स के ऊपर आएंगी। ठीक है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। आई डोंट नो मच अबाउट इट। मच मतलब ज़्यादा नहीं, आई डोंट नो मच अबाउट इट। आई डोंट नो मोर अबाउट इट का मतलब क्या आएगा कि इससे ज़्यादा नहीं पता। इतना तो मैंने बता दिया जितना पता था, पर इससे ज़्यादा नहीं पता, तो आई डोंट नो मोर अबाउट इट। आई डोंट नो मच अबाउट इट, ज़्यादा नहीं पता। 26 सेंटेंस, मेरा नंबर लिख लो। राइट डाउन माई नंबर, और आप एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं जॉट डाउन माई नंबर। मेरा नंबर लिख लो, जॉट डाउन माई नंबर। कभी कोई आपसे ऐसे बोलता भी है, ये काफ़ी लोगों ने मेरे साथ तो इंग्लिश में बोला है कि ओके यू मे जॉट डाउन माई ईमेल एड्रेस और लेट मी जॉट डाउन योर कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब लाओ मैं आपका नंबर लिख लेता हूँ। तो अगर आप किसी से मिल रहे हो, आपको उनका नंबर चाहिए, तो आप कह सकते हो ओके प्लीज़ लेट मी जॉट डाउन योर कॉन्टैक्ट नंबर, और आई वुड लाइक टू हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। या फिर आप उनको कहना चाहते हो मेरा नंबर लिख लो, प्लीज़ जॉट डाउन माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस। 27वां सेंटेंस, मैं ऐसा करना बहुत पसंद करूँगी। मैंने कहा आप मेरे साथ चलेंगे, आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। आप चाय पियेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। क्या आप ये खाना पसंद करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। सिंपल सेंटेंस, आई वुड लव टू। वुड यू लाइक टू कम विद मी? आई वुड लव टू। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद मी? आई वुड लव टू। सिंपल, मैं ये करना बहुत पसंद करूँगा। एक्सप्रेशन है वुड लव टू। जैसे आई वुड लव टू मीट यू समडे, आपने लिखा आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फील नहीं है आई वॉन्ट टू मीट यू से, आई वुड लव टू मीट यू समडे, मैं किसी ना किसी दिन आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। आई वुड लव टू मीट यू समडे। 27th, इट शुड बी 28th, ओके नो प्रॉब्लम। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं आपकी हेल्प कर पाता, पर मैं नहीं कर सकता। ये क्या है? ये
इसमें ग्रामर का ट्विस्ट है, और कभी कभी ना आप ऐसे सरकास्टिकली बोलना चाहते हो कि यार मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता अगर मैं हेल्प कर पाता, पर मैं कर नहीं सकता। लैंग्वेज के साथ अब आपने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा अच्छा लेवल पर खेलना शुरू कर दिया, तो आप कहोगे, ये आपने वुड हैव में पढ़े थे सेंटेंसेस जब आपने वुड हैव का कंडीशनल्स पढ़ा था, पर एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। आई वुड हैव लव टू हेल्प यू, मुझे बहुत मज़ा आता अगर मैं आपकी मदद करता, मैं बहुत खुश होता। आई वुड हैव लव्ड क्या करके, टू हेल्प यू, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट। आई वुड हैव लव टू हेल्प यू बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट। ये एक तरीका है किसी को मदद ना करने के लिए, मना करने के लिए। मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे, आई वुड हैव लव्ड टू कम विद यू बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट एज आई एम बिजी विद सम पर्सनल एंगेजमेंट्स। मैं किसी ना किसी पर्सनल काम में उलझा हुआ हूँ, एज आई एम ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद सम अनदर वर्क। So would you like to come with me? Would you like to have a cup of coffee with me? I would have loved to, but unfortunately, like, I have to rush. There is something very important I have to take care of. सेंटेंस के बाद सेंटेंस जुड़ता जाता है अगर दिमाग में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही डाली हुई है। प्री ऑक्यूपाइड मतलब पहले से ही बिजी हूँ, कुछ और काम में मैंने अपने आप को बुक किया हुआ है। ओके, बिल्कुल। आप बताएं बिल्कुल के लिए आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं सर्टेनली, डेफिनेटली, या फिर आप कह सकते हैं फॉर श्योर, या फिर श्योर थिंग, ये काम कर देना, फॉर श्योर। क्या आप कल तक पेमेंट कर देंगे? फॉर श्योर। क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए? श्योर थिंग। बड़ी स्मार्ट इंग्लिश है। श्योर थिंग मतलब 100% ऐसा होना ही चाहिए और होगा भी। श्योर थिंग, आप कल आओगे? फॉर श्योर। ठीक है, तो डेफिनेटली भी ठीक है, सर्टेनली भी ठीक है, पर ये और थोड़ा एक्यूरेट है। क्या आप उससे बात करोगे? फॉर श्योर। विल यू बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर द डे एंड्स? श्योर थिंग, फॉर श्योर आई विल बी एबल टू डू इट। ओके, 29th, उसको मैसेज कर देना। सिंपल सा सेंटेंस है, ड्रॉप हिम अ टेक्स्ट। ड्रॉप मतलब यहाँ पर गिराने से नहीं है, ऐसे मैसेज ऐसे ड्रॉप करने से, कि उसके इनबॉक्स में ऐसे मैसेज ड्रॉप कर देना। सो ड्रॉप हिम अ मैसेज, ड्रॉप हिम अ टेक्स्ट, ये वो इंग्लिश है जो आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली वेब सीरीज़ में देखते हैं या सुनेंगे। तो ये बिल्कुल मॉडर्न इंग्लिश है जो एग्जैक्टली बोली जाती है, कोई इसमें ट्रांसलेशन वाला कोई काम नहीं है। सुबह जल्दी निकलना अगर ट्रैफिक में नहीं फंसना तो। ओके, लीव अर्ली इफ़ यू डोंट वांट टू गेट स्टक इन ट्रैफिक, ये इसकी एक पॉसिबल ट्रांसलेशन है। लीव अर्ली टुमारो मॉर्निंग सो यू डू नॉट गेट स्टक इन ट्रैफिक। एक दूसरा तरीका है इसको कहने का कि आप कहें लीव अर्ली टू अवॉइड द मॉर्निंग ट्रैफिक। लीव अर्ली टू अवॉइड द मॉर्निंग ट्रैफिक। अब आप देखो, एक ही बात को कहने के 10 तरीके हो सकते हैं। जब आपको एक ट्रांसलेशन समझ ना आए तो सेंटेंस को घुमा फिरा कर देखो कि क्या मैं किसी और तरह से कह सकता हूँ। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसको वैसे कहें। आप कह सकते हैं लीव अर्ली टू अवॉइड मॉर्निंग ट्रैफिक, या आप कहें प्लीज़ मेक श्योर टू लीव अर्ली सो यू डू नॉट गेट स्टक इन ट्रैफिक। ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, पर अगर लग रहा है ये आसान है तो ये बोलें, लग रहा है ये छोटा है ये बोले। तो एकदम स्टक ना फील करें कि एक बात को एक ही तरह से कहना है। एक बात को आप जैसे तोड़ मरोड़ कर कहना चाहें वैसे कहें, बस वो एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे करें। मैं ये रात होने से पहले कर दूंगा, आई विल डू इट बिफोर द डे एंड्स, या फिर बिफोर द एंड ऑफ द डे। दोनों ही तरीके सही हैं। मैंने जैसा पहले कहा आई विल डू इट बिफोर द डे एंड्स, दिन खत्म होता है उससे पहले मैं ये काम कर दूंगा। या फिर आप कहो आई विल डू इट बिफोर द एंड ऑफ द डे, बिफोर द एंड ऑफ द डे। आई विल डू इट बिफोर द एंड ऑफ द डे। अच्छा, यहाँ पे मैंने द को एकदम दी बोला, आपने देखा ऐसा क्यों हुआ? ई है ना, तो ई क्या है? वॉल है, वॉवल साउंड है, ए ई आई ओ यू। अगर इनसे पहले द आएगा TH तो उसको द नहीं दी प्रोनाउंस करते हैं। तो ये एकदम से नेचुरली आपके ऊपर जितनी आप रीडिंग प्रैक्टिस और लिसनिंग प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें खुद से इम्बाइब हो जाएंगी, खुद नेचुरली ही आप अडॉप्ट कर लोगे और खुद ही नेचुरली ठीक कर लोगे। वो टाइम आएगा पर उसके लिए पढ़ते रहना पड़ेगा। सो द सेंटेंस इज आई विल डू इट बिफोर द एंड ऑफ द डे। ये देखो, आपने कोई ड्राइंग बनाई या कुछ कमरे में छिपकली आ गई या कुछ नया किया है तो आप कहते हो ये देखो, चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक इट आउट, देखो ज़रा, चेक इट आउट, कैसा लगा, हाउ डू यू लाइक इट। तो
तो किसी को बुलाकर कुछ दिखाना है, कम चेक इट आउट। कोई बहुत ही, आप घूमने गए हो, बहुत सुंदर कोई चीज़ देख ली तो जैक कम चेक इट आउट, देखो जरा इसको, ये कैसा है। मतलब किसी की अटेंशन लेने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। 33, बिल्कुल सही बात है। आप कई बार कहते हैं ना मैडम बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हो, इसको कहेंगे क्वाइट ट्रू। क्वाइट मतलब बहुत सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्वाइट ट्रू। 34, अच्छा 1000 रुपये कर लो डिस्काउंट करते टाइम जब आपकी चलती नहीं है ना, तो आप फिर बाद में कहते हो अच्छा ऐसा करो ना, आप 1500 रहने तो प्लीज़ 1000 कर लो, है ना, 1200 मांग रहा है, अच्छा 1000 कर लो। तो इसको कैसे कहोगे, 1000 कर लो। करना इज़ लाइक मेक, यू नो, प्लीज़ मेक इट 1000 रुपीज़, प्लीज़ मेक इट 1000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल स्पोकन इंग्लिश में कहें। तो मैंने कहा ओके मैम दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1200 रुपीज़। अब आपने छोटा सा मुंह बनाकर कहा ओके कुड यू प्लीज़ मेक इट 1000, कुड यू प्लीज़ मेक इट 1000। कुड आ गया, इसका मतलब प्यार से, पोलाइटली आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुड यू प्लीज़ मेक इट 1000। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगे। ये मेरे बजट से बहुत बाहर जा रहा है, ये मेरे बजट से बहुत बाहर है। आपने कुछ किसी चीज़ का प्राइस पूछा, उसने आपकी उम्मीद से 10 गुना प्राइस बता दिया, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ वे आउट ऑफ माई बजट। यहाँ पर वे का मतलब रास्ता नहीं है, वे यहाँ पर इंटेंसिफायर की तरह यूज़ हुआ है जो बता रहा है कि बहुत ज़्यादा, ये मेरे बजट से बहुत बाहर है। दिस इज़ वे आउट ऑफ माई बजट। आप ये भी कह सकते हो दिस इज़ आउट ऑफ माई बजट, बिल्कुल सही है, दिस इज़ आउट ऑफ माई बजट। पर कहीं लिखा मिल जाता है या कोई बोलता है और आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, वो एक्सप्रेशन हो सकता है। सो शी इज़ वे टू ब्यूटिफुल, वो बहुत ही सुंदर है, आज बहुत ही गर्मी है, इट इज़ वे टू हॉट टुडे, इट इज़ वे टू एक्सपेंसिव। पैटर्न है, वे टू मतलब बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर क्या, इट इज़ दिस इज़ वे आउट ऑफ माई बजट, ये मेरे बजट से बहुत ज़्यादा बाहर है। 36वां सेंटेंस, मैं मीटिंग में फंसा हुआ हूँ, आई एम स्टक इन अ मीटिंग, आई एम स्टक इन अ मीटिंग कह सकते हो। वरना एक फ्रेज है टाइड अप, कि मैं मीटिंग में बंधा हुआ हूँ, मैं निकल नहीं सकता, उस मीटिंग ने मुझे रोका हुआ है। अब आप कहोगे मैं मीटिंग में बंधा हुआ हूँ, जैसे फ़ोन आया, मैंने कहा कब आओगे आप घर, आपने कहा अरे मैं मीटिंग में फंसा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ, मतलब मैं निकल नहीं सकता हूँ यहाँ से बाहर। सारी बातों को इंग्लिश में सिर्फ एक एक्सप्रेशन से आप कन्वे कर सकते हैं, आई एम टाइड अप। टाइड अप मतलब भाई कोई स्कोप नहीं है बाहर आने का, आई एम टाइड अप, आई एम टाइड अप विद अ मीटिंग। मैं फ़ोन कॉल में बिल्कुल फंसा हुआ हूँ, क्लाइंट फ़ोन नहीं काट रहा है कि जब तक काम पूरा नहीं होगा फ़ोन नहीं काटूंगा। इंग्लिश, आई एम टाइड अप विद आई एम टाइड अप विद अ कॉल, आई एम टाइड अप विद सम इम्पॉर्टेंट वर्क, मैं किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से बंधा हुआ हूँ, उसको छोड़कर नहीं आ सकता। तो जब आप इंग्लिश के एक्सप्रेशंस याद करें ना, तो अपने इमोशंस को समझिए, अच्छा किस तरह के सिचुएशन में मुझे ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है। इसको बाहर फेंको, सेंटेंस थ्रो इट आउट, थ्रो इट आउट। मैं बिल्कुल मानता हूँ, कॉमन मिस्टेक क्या है, आप बोल देते हो आई एम कम्प्लीटली अग्री। मैं मानता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई है सब्जेक्ट, वर्ब है अग्री। मैं मानता हूँ, आई अग्री, पूरी तरह से मानता हूँ, आई कम्प्लीटली अग्री। ठीक है, तो कभी भी आई एम अग्री ना कहें, ये ग्रामेटिकली गलत है। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई कैन नॉट अग्री इनफ, मतलब मैं इतना अग्री हो गया कि इसके ऊपर अग्री होने का स्कोप ही नहीं बचा है, तो आप कहेंगे आई कैन नॉट अग्री इनफ, मतलब आई एग्री विद यू, सिंपल। मैं आपको वहाँ से पिक कर लेता अगर आपने पहले बता दिया होता। आई वुड हैव पिक्ड यू फ्रॉम देयर, यहाँ पर देखो वुड हैव पिक करा नहीं है, पास्ट टाइम में इमेजिनरी सिचुएशन की बात हो रही है कि मैं पिक कर लेता, पर करा नहीं है। सो आई वुड हैव पिक्ड यू फ्रॉम देयर, अगर तुमने मुझे पहले अर्ली नोटिस दिया होता। देखो कितना प्यारा है, इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर, ये सिंपल इंग्लिश है, बेसिक ग्रामर की हेल्प से बन गई। आई वुड हैव पिक्ड यू फ्रॉम देयर इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर। यहाँ पर हमने सीखा क्या है, आई वुड हैव पिक्ड यू इफ़ यू हैड गिवन अर्ली नोटिस, अगर तुमने मुझे अर्ली नोटिस दिया होता। इफ़ यू हैड गिवन क्या, अर्ली नोटिस, पहले ही मेरे को कॉल करके बता दिया होता। तो सेंटेंस है आई वुड हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम देयर, अगर तुमने मुझे अर्ली नोटिस दिया होता, इफ़ यू हैड गिवन अर्ली नोटिस।
वो 1-2 हफ्ते में जवाब देंगे। वापस जवाब देना, रिवर्ट। दे विल रिवर्ट इन अ कपल, इन अ वीक और सो। इन अ वीक और सो मतलब या तो 1 हफ्ते में या उसके थोड़ा आगे पीछे। मैं एक आधे घंटे में लौट आऊँगा। आई विल बी बैक इन एन आवर और सो। इन एन आवर और सो का मतलब है कि थोड़ा 10 मिनट ऊपर या 10 मिनट नीचे चलेगा। तो शी विल कॉल मी, शी विल कॉल यू इन एन आवर और सो। 1 घंटे या उससे ऊपर नीचे हो सकता है। रिवर्ट मतलब जवाब देना। आप रिवर्ट के साथ कभी भी अगेन वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी अगेन है। सो दे विल रिवर्ट इन अ वीक और सो। उसको गलत इंफॉर्मेशन मत दो। डू नॉट मिसलीड हिम। किसी को मिसलीड करना मतलब उसको गुमराह करना, उसको जान के कुछ ऐसी गलत इंफॉर्मेशन देना जिससे वो आपकी बात मान जाए। सो प्लीज डू नॉट मिसलीड देम। Do not hide the truth from them. Do not mislead them. Tell them the truth. उनको सच्चाई बताओ, उनको mislead मत करो। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? कुछ और की इंग्लिश होती है anything else. Anything else. कुछ और। Is there, क्या यहाँ पे कुछ और भी ऐसा है जो तुम कहना चाहते हो? Is there anything else you want to say? क्या आपको कुछ और खाना है? Is there anything else you want to eat? या फिर anything else you would like to eat? यहाँ पर okay. Is there anything else you want to say? इन सेंटेंस को लिखकर तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाए। तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो? What are you doing with my laptop? या फिर आप थोड़ा गुस्से में हैं तो यूज कर सकते हैं what the heck। तो इंग्लिश आ गई। What the heck are you doing to my laptop? देखो with my laptop मतलब मेरे लैपटॉप यहाँ पर है और मैं उसके साथ में, हम दोनों साथ में कुछ कर रहे हैं। पर लैपटॉप तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं उसके साथ कुछ कर रही हूँ। उसकी कीज़ बहुत हार्शली प्रेस कर रही हूँ या उसको ऐसे ही टर्न ऑन टर्न ऑफ कर रही हूँ। तो आप कहोगे व्हाट द हेक आर यू डूइंग टू माई लैपटॉप? व्हाट द हेक आर यू डूइंग टू माई लैपटॉप? 44th सेंटेंस, इस पर काम चल रहा है। इट इज़ इन द पाइपलाइन। इट इज़ इन द पाइपलाइन का मतलब कि ये चीज़ अभी प्रोसेस में है, इसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, इट इज़ इन द पाइपलाइन। जैसे आपने कहा कि आप कह रहे थे कि बहुत सारी ब्रांचेस खोलोगे। मैंने कहा हाँ 6 ब्रांचेस खोल ली हैं, बाकी द प्रोजेक्ट इज स्टिल इन द पाइपलाइन। मतलब इट इज़ बीइंग वर्कड अपॉन, यू नो, द होल टीम इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड सूनर और लेटर वी विल बी कमिंग अप विद मोर ब्रांचेस ऑफ ओशन इंग्लिश अकेडमी। तुम गलत हो। यू आर रॉन्ग ना कहकर आप कह सकते हो यू आर मिस्टेकन। मतलब तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग गलत है। तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग गलत है। यू आर मिस्टेकन। तुम गलत, मिस्टेक मतलब गलत समझ रहे हो, गलत ले रहे हो। यू आर मिस्टेकन। तो तरीका है बोलने का। यू आर रॉन्ग रूड लगता है, यू आर मिस्टेकन बोले, यू आर मिस्टेकन। ये बहुत ही बेवकूफ़ाना क्वेश्चन है। होता है ना कभी कभी हम गुस्से में बोलते हैं ये बहुत ही बेवकूफ़ाना क्वेश्चन है। इसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट क्वेश्चन यू कुड आस्क। स्टूपिडेस्ट, स्टूपिड से बना है, स्टूपिड में बस EST आया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट क्वेश्चन यू कुड एवर आस्क। एवर मतलब कभी भी। ये इतना बेवकूफ़ाना क्वेश्चन है कि कोई शायद कभी मुझसे पूछ पाता। दिस इज़ वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट क्वेश्चन यू कुड एवर आस्क। अच्छा सेंटेंस है, लिख लें। जल्दीबाजी में डिसीजन मत लो। डू नॉट मेक हेस्टी डिसीजन। मतलब जल्दीबाजी में कुछ भी मत करो। थिंक ओवर इट, कंटेम्पलेट ओवर इट। इसके बारे में सोचो, बैठो, यू नो, गहराई से सोचो कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, गलत हुआ सही हुआ तो। डोंट मेक हेस्टी डिसीजंस। इसी के जैसा एक और वर्ड है, बिना सोचे समझे कुछ मत करना। अब इसमें क्या है, कुछ मत करना, बिना सोचे समझे के लिए एक नया वर्ड क्या है, रैशली। रैशली मतलब ऐसे ही बस ताड़ फाड़ फटाफट से कुछ कर दिया। इंग्लिश है डू नॉट एक्ट रैशली। डोंट एक्ट रैशली। रैशली मतलब बस जल्दी जल्दी में कुछ काम कर दिया, तो डोंट एक्ट रैशली। इसी के साथ एक और सेंटेंस देखते हैं। उसने जल्दीबाजी में क्या करा, गलत इंसान से शादी कर ली। आप कोशिश करें इसकी इंग्लिश। उसने जल्दीबाजी में गलत इंसान से शादी कर ली। इंग्लिश आएगी शी रैशली मैरिड द रॉन्ग पर्सन। शी रैशली मैरिड द रॉन्ग पर्सन। रैशली मतलब बिना सोचे समझे। शी रैशली डिड व्हाट, मैरिड द रॉन्ग पर्सन। 50th सेंटेंस, मेरे पास कैश नहीं है।
मेरे पास कैश नहीं है। आई डोंट हैव कैश, हिंदी वाली इंग्लिश, सही इंग्लिश होनी चाहिए। I don't have any cash on me. I don't have any cash on me. I don't have any cash on me. 51st सेंटेंस, मैं उसकी कंप्लेन से थक चुका हूँ, मैं उसकी कंप्लेन से परेशान आ चुका हूँ। I am fed up, fed up हो चुका हूँ। I am fed up of what? I am fed up of his complaints. I am fed up of his complaints. I am fed up of his complaints. फेड अप की जगह आप सिक एंड टायर्ड भी कह सकते हैं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ हिज कंप्लेंट्स, मतलब वो हर घड़ी ना ऐसे ही बस कंप्लेंट्स ले लेके आता रहता है और मैं उससे परेशान हो चुका हूँ। उसको ज़मीन से उठाओ, कोई कागज़ है, कोई पेन है, कोई बच्चा है, कोई चीज़ है जो ज़मीन पर गिर गई है। यहाँ पर मैं आपको सिखाना क्या चाहती थी, ऑफ वर्ड का यूज़। पिक इट अप ऑफ द फ्लोर। ऑफ मतलब सेपरेशन, एक चीज़ से दूसरी चीज़ ऐसे अलग हो रही है। जैसे पेड़ से जब एप्पल गिरता है तो इट फेल ऑफ द ट्री। फेल ऑफ मतलब गिर गया, इट फेल ऑफ, द एप्पल फेल ऑफ द ट्री। फेल ऑफ मतलब एक जगह से दूसरी जगह सेपरेशन होने के लिए हम OFF ऑफ का यूज़ करते हैं। तो आप कह रहे हो पिक इट अप ऑफ द फ्लोर, फ्लोर से सेपरेशन कर दो उस चीज़ का। सो पिक अप योर नोटबुक ऑफ द फ्लोर, पिक अप योर नोटबुक ऑफ द फ्लोर। कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की, कहीं, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। इसके लिए और प्यारा सेंटेंस देखते हैं, यू डोंट हैव टू गो एल्सवेयर। एल्सवेयर अपने आप में पूरा, अपने आप में संपूर्ण शब्द है, होलसम शब्द है जो कह रहा है कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू गो एल्सवेयर, चलो कहीं और चलते हैं। एल्सवेयर से ही बनेगा लेट्स गो एल्सवेयर, लेट्स गो एल्सवेयर। 55, सब कुछ का से ना कैसे कनेक्टेड है। का से टाइपो है, टाइपो मतलब जल्दी जल्दी में टाइप करते हुए गलत लिख दिया है। सब कुछ कैसे ना कैसे कनेक्टेड है, आप बताओ सब कुछ कैसे ना कैसे कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज समहाउ कनेक्टेड। समहाउ मतलब किसी ना किसी तरह, मैं ये किसी ना किसी तरह कर लूँगा, आई विल डू इट समहाउ। एवरीथिंग इज समहाउ कनेक्टेड। मेरा आपसे मिलना, आपका वीडियोस देखना, इंग्लिश सीखना, सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। 56, मैं कैसे ना कैसे पैसे अरेंज कर लूँगा। आई विल अरेंज मनी समहाउ। क्या कर लोगे आप, पैसे अरेंज कैसे ना कैसे, तो आई विल क्या, अरेंज मनी कैसे ना कैसे समहाउ। आई विल अरेंज मनी समहाउ। मैंने उसको अभी तक कुछ नहीं बताया है। अभी तक की इंग्लिश होती है टिल नाउ, मतलब इस समय तक, पर मैं आगे बता सकती हूँ। तो इंग्लिश है आई हैव नॉट टोल्ड हिम एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं। आई हैव नॉट टोल्ड हिम एनीथिंग, कब तक, टिल नाउ, अब तक। आई हैव नॉट टोल्ड हिम एनीथिंग टिल नाउ। यहाँ पर आप रास्ते में जा रहे थे, मैंने आपका नाम पुकारा, आप इधर उधर देखने लगे और मैंने कहा अरे इधर, इसकी इंग्लिश होगी ओवर हियर। या आप घर पर आए और आप कह रहे हो आप कहाँ हो, मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर हूँ, ओवर हियर। इसी तरह अगर आप कहना चाहते हैं वहाँ पर, तो उसकी इंग्लिश होगी ओवर देयर। अंकल कहाँ हैं, वहाँ पर हैं, ओवर देयर। मेरी बुक्स कहाँ हैं, ओवर देयर। मेरा चार्जर कहाँ है, ओवर देयर। पानी की बॉटल कहाँ है, ओवर हियर। विद्युषी कहाँ है, ओवर हियर। परफेक्ट, छोटी छोटी चीज़ें ना। अब देखो यहाँ पर आता है आपका नेक्स्ट सेंटेंस, उसको अखबार में बांध लो। मे बी कोई कांच की चीज़ है, कुछ खाने का सामान है, उसको आप कह रहे हो उसको ना अखबार में बांध लो। इसकी इंग्लिश होगी रैप इट इन द न्यूज़पेपर। रैप करना मतलब ऐसे रैप करना है ना, चारों तरफ से ढकना। सो रैप इट, इट किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, जिस चीज़ को आप अखबार में बांधने वाले हैं। तो रैप इट इन द न्यूज़पेपर, रैप इट इन द न्यूज़पेपर। अच्छे से कपड़े पहन लो, बाहर ठंड है। रैप से ही एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब भी बनता है, रैप वेल, रैप अप वेल। रैप अप वेल मतलब खुद को अच्छे से ढक लो, पूरा कवर कर लो क्योंकि बाहर ठंड है। रैप अप वेल, इट्स प्रीटी चिली आउटसाइड, इट्स प्रीटी कोल्ड आउटसाइड। तो रैप अप वेल। आप वैसे भी कहते हो ना, अरे ढंग से बांधना, कुछ गिर ना जाए, है ना, तो रैप अप वेल वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। वैसे अपने आप में रैप अप वेल एक फ्रेजल वर्ब है जिसका एक मीनिंग ये भी निकलता है कि ढंग से ढक लो ताकि ठंड ना लगे। 64th सेंटेंस, चलो मीटिंग ख़त्म करते हैं। इंग्लिश, लेट्स रैप अप द मीटिंग।
रैप अप द मीटिंग का मतलब है कि मीटिंग खत्म करते हैं। इवन आपने देखा होगा ना, जब कभी शूटिंग चल रही होती है तो वो डायरेक्टर बोलता है ओके रैप अप। रैप अप मतलब कि चलो समेट लो, आज के लिए हो गया, इतना बहुत है। तो wrap up the meeting, let's wrap up the meeting, let's wrap up the class, okay let's wrap it up। let's wrap it up मतलब आप कोई चीज़ पर काम कर रहे थे, अब अंधेरा हो गया है, सब थक गए हैं, तो आप कह सकते हो all right guys let's wrap it up। पर अभी हमारे wrap up होने में थोड़ा समय और बाकी है। पेशेंटली पढ़ते रहें, मैं भी नहीं थकी, आप भी ना थकें, प्रैक्टिस करते रहें। 65 मैं हूँ। ओके तो आपने फ़ोन किया, आपने कहा कि अरे मेरे को विदुषी से बात करनी है, तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं ही बोल रही हूँ। इसकी इंग्लिश होगी या इट्स मी, या फिर दिस इज़ मी, दिस इज़ शी, ये मैं ही हूँ, दिस इज़ मी, दिस इज़ शी, या फिर या इट्स मी, मैं ही बोल रही हूँ, इट्स मी। या नॉक नॉक, कौन है, इट्स मी विदुषी। नेक्स्ट सेंटेंस, कब से, अच्छा कब से जा रहे हो आप वहाँ पर, कब से आप सीख रहे हो इंग्लिश, कब से तुम्हें इस बारे में चिंता होने लगी है। कब से की इंग्लिश होती है since when। since when have you been learning English, since when have you been practicing guitar, since when have you been trying this, since when have you been looking for a job। ग्रामर पढ़ी है ना, तो आज का सेशन आपको मज़ा आ गया होगा अटेंड करने में, क्योंकि एकदम से वोकैबुलरी से इतनी ज़्यादा नॉलेज आपकी बूस्ट हो गई होगी। तुम पॉलिटिक्स में कब से इंटरेस्ट लेने लगे हो, since when did you become so interested in politics। since when कब से तुम इंटरेस्टेड हो गए पॉलिटिक्स में इतना। since when did you become so interested in politics। तुम्हें कब से उसकी चिंता होने लग गई, इंग्लिश बनाओ, या तुम्हें कब से मेरी चिंता होने लग गई। since when did you become, I know you can do it। ओके देखते हैं कि वीडियो के इस एंड तक कितने लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 68 देखना जरा, इसका ढक्कन नहीं खुल रहा है। कैन यू लूजन द लिड ऑफ दिस जार प्लीज। हिंदी में तो हम यही कहते हैं ना कि देखना जरा ढक्कन नहीं खुल रहा है, पर इंग्लिश में हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये थोड़ी कहते हैं कि देखो ढक्कन नहीं खुल रहा है, हम कहते हैं अरे भाई इसे ढीला कर दो। उसकी इंग्लिश होगी कैन यू लूजन द लिड प्लीज, कैन यू प्लीज लूजन द लिड ऑफ दिस जार। जार जिसमें कंटेनर होता है ना, वो कांच का, उसको जार बोलते हैं। तो कैन यू प्लीज लूजन द लिड ऑफ दिस जार। अरे रिलैक्स हो जाओ थोड़ा, लूजन अप अ बिट। लूजन अप अ बिट मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, इतना ऐसे टेंशन में मत घूमो, रिलैक्स हो जाओ, लूजन अप अ बिट। ये पूरा का पूरा आप मैसेज में भी यूज़ कर सकते हो, लूजन अप अ बिट। प्लीज़ खाना शुरू कीजिए। तो आपके घर में गेस्ट आते हैं और आप उनको कहते हैं अरे प्लीज़ स्नैक्स लेना शुरू कीजिए, या लंच है प्लीज़ प्लीज़ लंच खाना शुरू कीजिए। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ टू लंच। मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि अपनी मदद कीजिए, पर ये बहुत हम्बल और बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं बिना डरे। बस कहें प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ टू स्नैक्स, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ टू डिनर, मतलब खाना शुरू कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी स्लीपर्स बाहर उतार दो। उतारने की इंग्लिश होती है टेक ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब है। और सेंटेंस हो गया प्लीज़ टेक ऑफ क्या, अपनी चप्पले, योर स्लीपर्स कहाँ उतारनी है, बाहर। प्लीज़ टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड। कोई आपके घर में अपनी मैली कुचैली मिट्टी वाली चप्पल अगर लेकर आए तो आप कह सकते हैं प्लीज़ टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड। एक बार फिर से, प्लीज़ टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड। फिर ऐसा कभी मत कहना या करना, सॉरी, फिर कभी ऐसा मत करना, डोंट एवर डू दैट अगेन। ओके, डोंट एवर, एवर मतलब कभी भी, डोंट एवर डू दैट अगेन मतलब फिर से कभी भी ऐसा मत करना, इस बार तो मैं माफ कर रही हूँ। ओके, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजीज बट डोंट एवर डू दैट अगेन, डोंट एवर डू दैट अगेन। गाना बना के याद करो, डोंट एवर डू दैट अगेन, डोंट एवर डू दैट अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा मूड मत खराब करो, डू नॉट स्पॉइल माई मूड, डोंट स्पॉइल माई मूड। अब आप बताओ, तुमने ज़रूर उसका मूड खराब करा होगा, करें कोशिश। नेक्स्ट सेंटेंस, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे छोटे सेंटेंस को देखो कितना खूबसूरत कर सकते हो आप सिर्फ एक शब्द ऐड करके। सचमुच की इंग्लिश होती है इंडीड। तो आपने कहा थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप जब भी थैंक्स बोलते हो ना, उसके बाद ये वर्ड ऐड कर दो, थैंक यू वेरी मच इंडीड। किसी ने आपको वो कुछ हेल्प करा है, कोई काम कर दिया है आपका, थैंक यू वेरी मच इंडीड। छोटी छोटी चीज़ों से आप देख रहे हो कि कितना ब्यूटिफाई हो रहे हैं आपके कॉन्वर्जेशनल स्किल्स, आपकी इंग्लिश की खूबसूरती कितनी प्यारी हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस,
इस जगह में कुछ तो बात है, ये मैंने लाइव सेशन में भी सेंटेंस डिस्कस किया था और इसकी इंग्लिश है देयर इज़ रियली समथिंग। आपने कहा था इन दिस प्लेस। प्रॉब्लम क्या थी? जगह के अंदर कोई बात नहीं है, जगह के बारे में कि ये जगह में कुछ खास है। तो अबाउट दिस प्लेस, देयर इज़ रियली समथिंग अबाउट दिस प्लेस, देयर इज़ रियली समथिंग अबाउट दिस प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको कॉल करने का सही टाइम क्या होगा? अगर आप जॉब करते हैं और आपकी जॉब में आपको बहुत सारी कॉल्स करनी होती हैं, कोल्ड कॉल्स करनी होती हैं, तो अगर कस्टमर कहता है कि भाई मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मुझे बाद में कॉल करना, तो आप उनसे पूछ सकते हैं ऑल राइट सर, व्हाट वुड बी एन आइडियल टाइम टू कॉल यू, व्हाट वुड बी एन आइडियल टाइम टू कॉल यू बैक। मतलब फिर से कब कॉल करूं, बेशर्मों की तरह पूछना पड़ता है। ओके, ये पार्ट है जॉब का, क्योंकि कई बार लोग बिजी होते हैं, तो आपको हो सकता है उन्हें दोबारा कॉल करना पड़े और वो कहने बाद में कॉल करना, तो आप कहोगे ऑल राइट सर नो प्रॉब्लम, व्हाट वुड बी एन आइडियल टाइम टू कॉल यू बैक। और कई बार आप ना मैसेज पर पूछना चाहते हो कि क्या सही समय होगा आपसे बात करने का, तब भी आप कह सकते हैं सर व्हाट वुड बी एन आइडियल टाइम टू कॉल यू, टू रीच यू, व्हाट वुड बी एन आइडियल टाइम टू कॉल यू। बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मेरे साथ अभी तक मेहनत से आगे सेंटेंस बाय सेंटेंस प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। मैंने ये वाले सेंटेंस ना लास्ट में रखे थे कि ये सिर्फ उन्हें मिलेंगे जो लास्ट तक आएंगे सीखते सीखते। ओके, नई एनर्जी के साथ नया सेंटेंस, वो मेरे हिसाब का नहीं था। मतलब कई बार ना कोई चीज़, मैंने कहा आपने वो बैग खरीदा जो आप उस दिन मॉल में देख रहे थे, हमने कहा यार नहीं वो ना मतलब मेरे हिसाब का नहीं था, मेरे को ऐसा बैग नहीं चाहिए था, कुछ और चाहिए था। इंग्लिश आ गई, इट वॉजंट अप टू माई टेस्ट। टेस्ट मतलब मज़ा नहीं आ रहा था आपको, आपने वो घर खरीदा, या सी दैट प्लेस वॉज गुड बट इट वॉजंट अप टू माई टेस्ट। आप किसी लड़के या लड़की के लिए भी ऐसे कह सकते हैं कि वो लड़की बहुत ही अच्छी थी पर मेरे हिसाब से नहीं थी, सो शी वॉजंट अप टू माई लाइकिंग। टेस्ट ना लगाकर आप यहाँ पर लाइकिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, शी वॉजंट अप टू माई लाइकिंग, और शी दैट पर्स वॉजंट अप टू माई टेस्ट। वर्ड्स को थोड़ा घुमाना फिराना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कहोगे दैट गर्ल वॉज नॉट अप टू माई टेस्ट, ठीक लग रहा है, बहुत बुरा नहीं है, पर हो सकता है दूसरा बंदा इसमें ऑफेंस पिक कर ले कि यार टेस्ट क्यों बोल रहा है। Play safe. So that bag, yeah, it wasn't up to my taste. Movie wasn't up to my taste. Girl or boy, he wasn't up to my liking. He wasn't up to my expectations. He wasn't up to my taste. समझ गए हो ना? थोड़ा घुमा फिरा कर बोलना हिसाब से। तुम मुझसे झक क्यों मार रहे हो? ये तो हमने पढ़ा था, आई थिंक नहीं पढ़ा। ओके, why are you messing up with me? Why are you arguing up with me? Why are you arguing with me? or why are you messing up with me? मतलब क्यों पंगा ले रहे हो मेरे से, क्यों झक मार रहे हो, क्यों बिना बात मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? Why are you messing up with me? 79th, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कई बार हमारा मूड खराब होता है और हम कहते हैं यार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, यार सब बेकार लग रहा है, मोह माया है। तो जब ऐसा मूड खराब होता है तो आप कह सकते हो आई एम फीलिंग ऑफ टुडे। ऑफ मतलब मूड खराब है, आई एम फीलिंग ऑफ टुडे, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम जस्ट फीलिंग ऑफ टुडे। मतलब आई एम नॉट इन माई यूजुअल सेल्फ, मैं जैसा होता हूँ ना मैं आज वैसा नहीं हूँ, आई एम फीलिंग ऑफ टुडे। 80th सेंटेंस, सीधे बैठो, सिट अप स्ट्रेट। बच्चों को बोलने के लिए सीधे बैठो, सिट अप स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट। आप अगर एक टीचर हैं तो भी क्लास में रोज बोल सकते हैं चिल्ड्रन सिट अप स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट, अब मुझे घबराहट होनी शुरू हो रही है। कई बार रिजल्ट आने वाला होता है, समय पास आ रहा होता है, तो आप कहते हो यार अब ना थोड़ी टेंशन होनी शुरू हो रही है, अब थोड़ी घबराहट होनी शुरू हो रही है कि क्या होगा। इंग्लिश देखो, आई एम स्टार्टिंग टू गेट एंशियस नाउ और आई एम स्टार्टिंग टू गेट वरिड नाउ। दोनों ही सेंटेंस सही है। एंशियस मतलब भी घबराहट हो रही है, जैसे आई वॉज गेटिंग एंशियस, मेरे को घबराहट हो रही थी, पर आपने कहा हो नहीं रही थी, होनी शुरू हो रही है। बारिश होनी शुरू हो रही है, इट इज स्टार्टिंग टू रेन। इसी तरह आई एम स्टार्टिंग टू गेट वॉट, आई एम स्टार्टिंग टू गेट एंशियस, मेरे को घबराहट होनी शुरू हो रही है। वो बहुत अच्छी है, इतना अच्छा कोई नहीं होता। शी इज एक्सेप्शनली गुड। आप कहते हो ना यार शी इज ब्रिलियंट, शी इज अमेजिंग, शी इज नाइस, शी इज ग्रेट। शी इज क्या, इतनी बढ़िया कि
एक्सेप्शनल है, इतना अच्छा कोई होता ही नहीं है। तो शी इज़ वॉट, शी इज़ एक्सेप्शनली गुड, शी इज़ एक्सेप्शनली गुड, ही इज़ एक्सेप्शनली हैंडसम। वो क्या है, मतलब इतना हैंडसम कोई नहीं होता, ही इज़ एक्सेप्शनली हैंडसम, शी इज़ एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल, शी इज़ एक्सेप्शनली गुड। स्लिप ऑफ टंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। जैसे मैंने कहा आपके सामने ऐसा कुछ होता रहा, आपने किसी को बताया नहीं, आपने कहा नहीं मुझे खुद नहीं पता था। सिंपल इंग्लिश, एक्चुअली इवन आई वॉजंट अवेयर ऑफ दैट। जो हो रहा था उसके बारे में मुझे भी कोई खबर नहीं थी, इवन आई वॉजंट अवेयर ऑफ दैट। डिस्काउंट चल रहे थे, बताया नहीं, इवन आई वॉजंट अवेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ और काम करना है मुझे। ओके, ऑफिस से छुट्टी होने वाली है और आपने कहा चलो जाते जाते एक बार बॉस से पूछ लेता हूँ कि सर कुछ और काम करना है क्या मेरे को। तो इंग्लिश होगी, सर इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू डू। ध्यान से देखो, इज़ देयर एनीथिंग एल्स, क्या कोई और काम है जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ। इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वॉन्ट मी टू डू। कौन कह रहा है कि आप चाहते हो कि मैं करूं। सर इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू डू। अब मम्मी को भी अपनी खुश कर सकते हो, टीचर को भी कह सकते हो, अगर टीचर ने आपको कोई काम बोला है कर दिया है, बॉस ने बोला है काम कर दिया, अब आप कह रहे हो बॉस और कोई, अब आप अंदर से तो ऐसे बोलना चाहते हो कोई और काम है, बता बता, नहीं बता मैं कर लूँगा। इंग्लिश में, सर इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू डू, कोई और काम है जो आप चाहते हैं मैं करूँ। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू डू। वो पता नहीं कहाँ से आ गया, वो पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गया। यहाँ पे गलती है हिंदी में, इसकी एग्जैक्ट हिंदी होनी चाहिए, पता नहीं यार वो अचानक से एकदम से कहाँ से आ गया, मतलब वो कहीं नहीं था, वो गाड़ी पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गई। इसकी इंग्लिश है आउट ऑफ नोवेयर। ही केम आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर मतलब, आउट ऑफ नोवेयर मतलब कहीं से नहीं, मतलब पता नहीं अचानक से, वो पता नहीं डॉग कहाँ से आ गया अचानक से। दैट डॉग केम आउट ऑफ नोवेयर, दैट कार केम आउट ऑफ नोवेयर। उसने पता नहीं कहाँ से ये बात कह दी। तो शी सेड दैट, शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, पता नहीं कहाँ से उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया। शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर एंड आई वॉज कम्प्लीटली टंग टाइड। और एकदम मैं बिल्कुल चुप्पी हो गई, नो मैं बिल्कुल एकदम चुप हो गया, मेरे मुंह पर ताला लग गया। शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर एंड आई वाज कंप्लीटली टंग टाइड। लास्ट सेंटेंस, हाँ ये सही है। ओके, तो ये लास्ट सेंटेंस क्यों बोला है मैंने आपको, क्योंकि ये वीडियो का एक्चुअली में सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के ठीक लास्ट में, आप देख सकते हैं। उसमें हमने 15-16 सेंटेंसेस सीखे थे और आज की वीडियो में टारगेट था पूरे 85-86 सेंटेंसेस सीखने का। तो सही है ना, आप कहोगे हाँ हाँ ठीक है, तो उसकी इंग्लिश होगी ऑलराइट, फेयर इनफ। फेयर इनफ मतलब ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था कि आपने एक में 15-16 सेंटेंस पढ़ाए थे और एक में इतने पढ़ा दिए। गाइस मैंने तो बढ़ा दिए, मैं 500 सेंटेंसेस की भी एक वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पर पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो एंड तक देख रहे थे। अगर आप उन बहुत ही कुछ कम लोगों में से हैं ना जो 1 घंटे का लेक्चर सुनने के लिए रेडी थे, नोट्स बना रहे थे, पढ़ रहे थे, तो मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ कि आप दुनिया की ना सारी अच्छी चीज़ें ही डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। और अगर आप इसी मेहनत से पढ़ते रहेंगे ना, आपको कोई भी नहीं रोक सकता इंग्लिश पर बहुत अच्छा होल्ड पाने से और बहुत अच्छा स्पीकर बनने से। तो मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी मेहनत की और आपके एफर्ट्स की। इंग्लिश आप ही के लिए बनी है, आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। दिस इज़ मी विद्युषी कौशिक साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।